गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं शिक्षण को लेते हुए। शिक्षण के आज हम उद्देश्य को जैसे कवर कर लिया है, आवश्यकताओं को कवर कर लिया है, तो आज हम लोग विशेषताओं को कवर किया था हम लोगों ने। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की? आज हम लोग बात करेंगे कारक की। ठीक है, आज शिक्षण के कारकों की बात करेंगे। कारक का मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में कहेंगे तो फैक्टर्स। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे फैक्टर्स अगर हम कहें तो आप कहेंगे कारक, ठीक है, और मैं कारक बोलूं तो आप कहेंगे फैक्टर्स। आखिर ये फैक्टर्स होता क्या है? कारक होता क्या है? कारण तो होता नहीं है। कारक जो है वो कारण तो होते नहीं है, तो आखिर होता क्या है? ठीक, आप इस बात को मुझे डिफाइन करिए कि जैसे शिक्षण के हमने बोला कारक को समझाइए, तो शिक्षण के कारक क्या हैं? चलिए हम ही समझाते हैं। कारक जो होते हैं ये वो तत्व होते हैं। तत्व इन द सेंस कि अगर मैं जैसे आपने अगर साइंस पढ़े हो तो उसमें एलिमेंट्स पढ़ते होंगे आप लोग, एलिमेंट्स कंपोनेंट्स पढ़ते, तो उसी प्रकार से जैसे किसी भी, जैसे कि अगर और आसान में अच्छा बताती हूँ, जैसे कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो उस डिश का नाम होता है, ठीक है। तो उस जैसे कि मान लीजिए बोला आपने कि पिज़्ज़ा खाना, तो अगर आप इसका वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या दिखाता है? पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स ये हैं। कोई भी डिश है उसका इंग्रेडिएंट्स ये है। तो किसी भी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स जिनको मिलाने से वो डिश तैयार हो जाती है, उसके उन सारे इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्रियों के बिना वो डिश अधूरी है, इनकम्प्लीट है। उसी प्रकार से जो आपका टीचिंग है वो कारकों के बिना यानी कि फैक्टर्स जो बताने जा रहे हैं हम, उनके बिना अधूरी है। अब समझ में आ गया होगा आपको, इससे आसान नहीं हो सकता कि फैक्टर्स क्या होते हैं। कारक जिसको हम और आसान में जाने तो तत्व बोला जाता है। शिक्षण के कुछ तत्वों के बारे में हम आज जानकारी देंगे। शिक्षण के तत्व क्या होते हैं, शिक्षण के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें शिक्षण में शामिल की जाती हैं जिनके बिना शिक्षण यानी कि टीचिंग इनकम्प्लीट, अधूरी मानी जाती है। ठीक, तो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे तो वो शिक्षण के उद्देश्यों की बात करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर होता है, सबसे पहला कारक होता है, सबसे पहला तत्व होता है, कौन सा होता है? शिक्षण के उद्देश्य, या यूं कह लीजिए शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं जैसे हम कहेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि छात्रों के कौशलों का विकास करना, छात्रों के कौशलों का विकास करना, छात्रों का संवेगात्मक विकास करना, छात्रों का क्रियात्मक विकास करना, छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करना। तो ये सारे डेवलपमेंट जैसे बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हमको उद्देश्यों में, हमारा उद्देश्य रहता है, हमारा मोटो रहता है, हमारा मकसद रहता है कि हम छात्रों का इस प्रकार से डेवलपमेंट यानी कि विकास कर सकें। ठीक, अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं जहां पर कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं की बात करें अगर, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं किसे कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं कि जैसे छात्र की शारीरिक, मानसिक, ठीक है, छात्र की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो आपका रचनात्मक, संवेगात्मक होता है। क्या रचनात्मक कहने का मतलब? कोई क्रिएटिविटी करना छात्रों के द्वारा, उन क्रिएटिविटीज को समझना और जागृत करना। संवेगात्मक, इमोशंस के बारे में बताना, इमोशंस, भावात्मक क्रिया को जागृत करना। तो ये सारे रूप होते हैं जहाँ पर हम भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, और शिक्षण कार्य जो करते हैं वो उसकी हम जैसे कि पाठ्य वस्तु की आवश्यकता कितनी है, जो भी आप पाठ पढ़ाने जा रहे हो उसकी आवश्यकता कितनी है,
उसके आधार पर आप शिक्षण कार्य करते हैं। छात्र की पाठ की विषय वस्तु की रुचि कितनी कह रही है, वो पाठ कितना इंटरेस्टिंग है, उसको उसी वे में तो प्रेजेंट करेंगे। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं और वो इतना ज़रूरत नहीं था तो वो भी वेस्ट है। और कि कोई पार्ट बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है समझाने के लिए और आपने बिल्कुल नहीं समझा, वो भी बेकार। तो जितना जितना नीडेड है उतना आपको करना है काम, ठीक। फिर बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे की कैपेसिटी क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, इन सब चीज़ों की भिन्नताएं होती है जो हम आती है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रुचि, क्षमता, ठीक है, और कई चीज़ें आ गई अपने आप की, रचनात्मक, सामाजिक, तो ये सब भिन्नताएं हैं। इन सब भिन्नताओं को देखते हुए हम शिक्षण कार्य करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, आता है विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक है। विषय वस्तु का स्वरूप और स्तर भी कर सकते हैं। विषय वस्तु का स्वरूप कहने का मतलब है कि आपके विषय वस्तु यानी कि जो पाठ है, जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा है। कहने का मतलब पाठ किस प्रकार का है। पाठ आपका यात्रा वृतांत वाला है, पाठ आपका किसी के जीवनी पर आधारित है, पाठ आपका या यूँ कह लीजिए कोई कहानी बेस्ड पर है, पाठ आपका कुछ जो बड़े बड़े ग्रेट लोग होते हैं, उनके आइडियल पर्सन्स होते हैं, उनके बारे में बता रहा है कुछ। तो किस प्रकार का पाठ है, पाठ का स्वरूप क्या है, तो आपके पढ़ाने की क्रिया का स्तर भी, लेवल भी उसी प्रकार से होता है, ठीक है। अगले में आ जाए हम, तो है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण क्या कहता है कि कक्षा जो होती है अंधकार युक्त हो। अंधकार युक्त कहने का मतलब कक्षा में अंधेरा ना हो, कक्षा में प्रॉपर उजाला हो, रोशनी आती हो, खिड़कियां बनी हो तो वेंटिलेशन ऐसा हो कि उजाला प्रकाश जो है वो अंदर आ रहा हो। अंधेरे में बच्चे को जब ढंग से दिखाई नहीं देगा तो वो पढ़ेगा क्या। सेकेंड थिंग, आसपास से कहीं से बहुत ज़्यादा अननेसेसरी शोर ना आ रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब शोर का माहौल होता है तो वहाँ भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे का ध्यान जो होता है वो शोर में चला जाता है, और ऑब्वियसली छोटे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा जाता है, जो पढ़ाई से कटकर अदर बातों पे बहुत जल्दी चलाता है। तो ऐसी जगहों पर शिक्षण कार्य बहुत ही बाधित डालता है। क्या बाधा डालता है, अंधकार युक्त, मतलब अंधकार हुआ रूम में तो, या शोरगुल हुआ तो, या अननेसेसरी कोई साउंड आ रही है, और कोई बार बार कोई मान लीजिए बिल्डिंग में आपके यहाँ कार्य चल रहा है, वो उसका शोरगुल ही उसको बच्चे को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम कक्षा का वातावरण, उसके बाद आता है शिक्षण क्रिया का नियोजन। शिक्षण क्रिया का नियोजन, शिक्षण क्रिया कहने का मतलब जो टीचिंग का प्रोसेस आप तैयार कर रहे हैं, टीचिंग जिस तरीके से आप करने जा रहे हैं उसका नियोजन, मतलब जिस पाठ को आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप कवर करने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लानिंग इन द सेंस, आप प्लानिंग में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आज इस चैप्टर को कवर करना है, या किस प्रकार से स्टार्ट करें, कितना इतना मतलब रुचिपूर्ण इसको बनाएं कि छात्र जो है इस पूरे पाठ को पढ़ने के लिए तत्पर रहे कि नहीं आज ही पूरा पाठ फिनिश करिए, इतना अच्छा लग रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन आपकी होगी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन करने का प्रिपरेशन आपका पहले से होता है। नियोजन, प्लानिंग आपकी पहले से होती है। जब प्लानिंग हमारी पहले से होती है तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। अगला आता है कि शिक्षण की, या इसमें शिक्षक भी आ सकता है, शिक्षण या शिक्षक की विशेषताएं और योग्यताएं। समझ में आई बात? जैसे कि शिक्षण या शिक्षक की, कहने का मतलब आ रहा है एक शिक्षक की शिक्षण क्रिया या शिक्षण विधि में कुछ विशेषताएं भी हों और शिक्षक में कुछ योग्यताएं भी हों।
अब योग्यताएं का मतलब यहाँ पे डिग्री से नहीं आ रहा है कि हाँ इतनी डिग्री उसके पास है वो योग्यता वो नहीं होती। योग्यता होती है प्रेजेंटेशन की, उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, प्रस्तुत करने की, उसको टीचिंग करने की, छात्रों को पढ़ाने की गतिविधि विधि के द्वारा पढ़ा रहा है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें योग्यताओं में आता है। नवाचार से वो अवगत है कि नहीं, जैसे कि नई नई जो बातें आती रहती है, नई नई नीतियाँ आती हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी शिक्षण के कार्य बताए जाते हैं, नई स्कीमें लॉन्च की जाती है, उनके बारे में जागरूक है कि नहीं वो टीचर। तो अपडेट रहना जिसे कहते हैं, तो वो योग्यता शिक्षक में होना बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ को उसे अपनी शिक्षण क्रिया में यानी टीचिंग प्रोसेस में दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसे कहते हैं बाल केंद्रित एवं शिक्षण प्रविधि। बाल केंद्रित एवं शिक्षण प्रविधि, इसका मतलब होता है कि जो टीचर का, जो शिक्षक का शिक्षण कार्य होता है वो स्टूडेंट्स को बेस्ड लेके होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बाल केंद्रित शिक्षण है ही हमारा, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रविधियाँ यानी कि जो टेक्निक्स अप्लाई करें वो हमारी उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि क्रिया पद्धति, खेल पद्धति, और दूसरा करके सीखना यानी कि क्रिएटिविटी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए जो कि बाल केंद्रित और शिक्षण प्रविधि में आता है। लास्ट हमारा आता है जो 8वां पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नीचे शायद दिखाई ना दे, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए। जैसे हम कहते हैं मूल्यांकन प्रतिफल या जैसे कि आपने इतना सब कुछ किया, आपका उद्देश्य था कि आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट निकले, आपकी क्लास पूरी अपडेट हो जाए, हर ज्ञान में, हर कौशल में, सब सारा उसका विकास कर दे, क्योंकि आपने इस पद्धति से पढ़ाया इतना कुछ। लेकिन मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो मूल्यांकन हम तभी टर्मिनल एग्जाम लेते हैं, बीच बीच में पेपर ले लेते हैं, बीच बीच में मौखिक क्वेश्चंस करते हैं, कोई गतिविधि ऐसी कराते हैं जिसके थ्रू हमें मालूम चलता है कि बच्चे का शारीरिक विकास सही है कि नहीं, बच्चे का मानसिक विकास। तो ये सब क्लास इंटरवल के तहत हम लोग कुछ ना कुछ क्रिया कराते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज कराते रहते हैं, कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमें छात्रों का मूल्यांकन करते हैं और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम आंक लेते हैं कि छात्र हमारा किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है। तो ये हमारे कारक है। कारक का मैंने अर्थ बता दिया आपको। आज जो मैंने कारक का अर्थ बताया है वो बहुत ही प्रॉपर है और आप कभी भूलेंगे नहीं कि कारक आखिर होते क्या। जनरली हम यूँ करते हैं कि कारक मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कारक, बस इतना बोल के समाप्त हो जाते हैं। बट कारक होता क्या है ये प्रॉपर्ली आपको शायद से, मुझे लगता है आज तक मालूम नहीं होगा। कारक बोलने से आप यही बोलते होगे कारक कारक होता है या फैक्टर्स कारक होता है, बस। ठीक है, तो कारक यानी कि इन सारी चीजों को मिलाकर ही हमारा टीचिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले, ये मेरा शिक्षण वाला जो टॉपिक है वो कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम संप्रेषण को लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।